दोस्तों, इंसान कभी कभी अपनी जवानी में इस कदर बहकता है कि वो किस रास्ते पर जा रहा है, ये रास्ता उसे कहाँ लेकर जाएगा, उसे समझ में नहीं आता है। और जब समझ में आता है तो काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है। और इसी रास्ते पर चलते चलते वो एक ऐसा कदम उठा लेता है जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज की जो एक घटना है, ये घटना में एक 3 बच्चे की माँ एक 20 से 21 साल के लड़के के साथ प्यार कर बैठती है और इतना ही नहीं, उसके साथ संबंध बनाने लगती है। और जब सिलसिला एक बार चलता है तो चलता ही रहता है। फिर एक दिन इसी संबंध बनाने के सिलसिले में एक लोग का हत्या हो जाती है, जिसकी मौत हो जाती है, वो मारा जाता है। और जब इसका खुलासा होकर लोगों के सामने आता है तो लोग भी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोग रह रहे हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर इसमें होता क्या है, किसकी मौत हो जाती है और जिसकी मौत होती है, जिसका कत्ल होता है, कत्ल करने वाला आखिर कौन होता है। तो मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसे ही नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूँ। तो दोस्तों, आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला पड़ता है उधम सिंह नगर। इसी उधम सिंह नगर का एक छोटा सा गांव, जहाँ के रहने वाले रामपाल के भाई दयापाल, रामपाल की जो पत्नी थी उनका नाम सविता था। रामपाल के 3 बच्चे थे। बड़ा जो बेटा था उसकी उम्र थी 18 साल की, जो मझला था उसकी उम्र थी लगभग 11 साल की, और एक बेटी थी छोटी वाली जिसकी उम्र मात्र 9 साल के आसपास हुई। इसके बाद जो रामपाल के भाई थे दयापाल, उनका छोटा सा परिवार था। उनकी पत्नी का नाम रीता देवी और एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास थी, जिसका नाम मयूर था। वो दयापाल जो थे, रामपाल के जो भाई दयापाल, वो थोड़ा धनी मनी थे, अच्छे नौकरी कर रहे थे, उनका समाज में थोड़ा नाम था, अच्छा रुतबा था। लेकिन दयापाल जो थे वो खेती बाड़ी का काम करके अपने परिवार का पेट पालते थे। लेकिन जो उनकी पत्नी थी सविता, वो रामपाल से खुश नहीं थी, अपने परिवार से खुश नहीं थी, क्योंकि थोड़े कम बजट पैसे आते थे खेती बाड़ी में, जिससे कि उसकी ज़रूरतें समय के रहते पूरा नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से वो हमेशा अपनी पति से नाराज रहा करती थी। ऐसे ही समय गुजर रहा था, उनकी ज़िंदगी धीरे धीरे कट रही थी। लेकिन जो दयापाल के जो बेटा था मयूरपाल, वो पढ़ने अपने ही गांव में ही रहकर अच्छा खासा पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता के पास करोड़ों की संपत्ति थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, क्योंकि वो अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे। मयूर अपने घर में अकेला था, इसलिए उसका अपने घर में मन नहीं लगता था और वो अक्सर अपने चाची के घर जाता था, क्योंकि उसके चाची के 3 बच्चे थे और उन लोगों को अपने बहन के समान, भाई के समान मानता था, क्योंकि रिश्ते में बहन भाई ही लगते थे। हमेशा अपने चाची के घर जाता था। लेकिन जो उसकी चाची थी सविता, जब वो मयूर जाता था तो हमेशा अपने भाई के लिए कुछ न कुछ लेकर जाता था, कभी कुछ खाने पीने की वस्तु, कभी कुछ और तो कभी कुछ और, क्योंकि उसके पास भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी और अपने भाई बहनों को ले जाकर देता था, जिसकी वजह से सविता का मयूर का व्यवहार बहुत ही अच्छा लगता था। वो थोड़ी पैसे की लालची थी, वो जानती थी कि मयूर के पिताजी के पास बहुत सारे पैसे हैं। इसके बाद वो अपने दिमाग में एक अलग ही प्लान चलाने लगती है, और मयूर को इधर क्या पता था कि उसकी चाची के दिमाग में उसके प्रति क्या चल रहा है। वो तो ये समझकर उसके घर जाता था कि उसे अपने भाई बहनों से काफ़ी ज़्यादा लगाव है और उसकी चाची से भी उसको काफ़ी ज़्यादा लगाव है, क्योंकि जब भी अपनी चाची के घर जाता था, उसकी चाची यानी कि सविता हमेशा मयूर से कुछ न कुछ बाहर से मंगाया करती थी। जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी, मयूर को कहती थी कि मयूर ये ला कर दो, वो ला कर दो, चाहे खाने पीने की चीज़ें हो, चाहे जो घर के रोज़मर्रा की चीज़ें हो, हमेशा मयूर से ही मंगाया करती थी। लेकिन उसके भी अपने बेटे थे, बड़े थे, लेकिन अपने बेटे से नहीं कहती थी। ऐसे ही वक्त बीत रहा था, मयूर को कुछ पता नहीं था। एक दिन मयूर सविता के घर जाता है, यानी कि अपने चाची के घर जाता है, तो जो सविता के बड़े वाला बेटा था अपने पिताजी के साथ खेतों में चला गया था। बाकी जो 2 बच्चे थे वो पढ़ने चले गए थे। सविता घर में बिल्कुल अकेली थी और उस दिन भी मयूर से कहती है कि मयूर मुझे बाजार से ये चीज़ें लाकर दे दो। इसके बाद मयूर बाजार चला जाता है, मार्केट चला जाता है और जो भी सामान लाना था लेकर अपने चाची के घर आता है, अपनी चाची को आवाज़ लगाता है।
जब चाची को आवाज़ लगाता है तो सविता बाथरूम में नहा रही होती है। तभी कहती है कि तुम वहीं पर बैठो, मैं अभी बाहर आ रही हूँ। इसके बाद सविता के दिमाग में खुराफाती चलने लगती है, उसके दिमाग में कुछ अलग ही प्लान चलने लगता है। फिर जब वो बाहर आती है तो पूरे अधनग्न कपड़े में आती है, पूरा कपड़ा नहीं पहनी रहती है। इसके बाद जब वो बाहर आती है तो जो मयूर था वो भी जवान हो चुका था। अपने चाची के इस बर्ताव को देखकर हक्का बक्का रह जाता है, दंग रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। चूंकि वो अभी जवान हो चुका था, वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। इधर जो सविता थी, जो करना चाहती थी वो करने पर उतारू हो गई थी और मयूर के पास जाती है और मयूर के साथ छेड़खानी करने लगती है। उसको भी समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। इसके बाद वो दोनों, जो सविता थी, अपने ही भतीजे के साथ एक ऐसा गलत संबंध बना लेती है, एक ऐसे ही रिश्ते में बच जाती है जो कि उन दोनों को नहीं करना चाहिए था। वो अपने रिश्ते की मान मर्यादा का उल्लंघन कर देती है और उसके साथ नाजायज संबंध बना लेती है। जब ये सिलसिला एक बार चलता है तो चलता ही रहता है, फिर थमने का नाम ही नहीं लेता है। जब भी दोनों को एक साथ मौका मिलता, दोनों एक साथ संबंध बना लेते थे, गलत काम कर लेते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन जो सविता का पति थे रामपाल, उनको शक होने लगता है और ये शक होता है कि जो मेरी पत्नी है सविता, दिन भर तो हम लोग घर से बाहर रहते हैं, अपने बच्चे को घर से बाहर रखती है और जब देखो तब मयूर को घर पे रखती है। आखिर क्या बात है? और हर एक बात पर मयूर मयूर का नाम रटती है। उसे कुछ शक होता है, वो अपनी पत्नी पर निगरानी रखने लगता है। एक दिन वो कहता है कि मैं बाहर जा रही हूँ खेतों पर काम करने के लिए, लेकिन खेत पर काम करने के लिए नहीं जाता है। और कुछ देर बाद जब अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी सविता उसी के भतीजे के साथ गलत काम कर रही है, अनैतिक संबंध बना रही है। यह देखकर रामपाल आग बबूला हो जाता है और दोनों को डांटने लगता है, फटकारने लगता है। इसके बाद मयूर अपने घर चला जाता है। रामपाल अपनी पत्नी सविता को समझाता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता है। हमारे बड़े बड़े बच्चे हैं, जब वो जानेंगे हमारे बारे में तो क्या सोचेंगे, समाज के लोग भी इस बारे में जानेंगे तो बहुत ही बुरा होगा, बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। पहले तो सविता ठान लेती है, अपने पति से कहती है कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसा काम नहीं करूँगी। अब रामपाल को समझ में आ जाता है कि उसकी पत्नी सही हो गई है। ऐसे ही वक्त बीत जाता है, लेकिन जो सविता थी और जो मयूर थे, उसका दोनों का संबंध जारी था। वो अलग नहीं हो सकते थे। जब भी दोनों को मौका मिलता वही काम करते थे, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। फिर रामपाल को समझ में नहीं आता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। धीरे धीरे ये बात रामपाल के भाई दयापाल तक पहुंच जाती है। उसको पता चल जाता है कि उसके बेटे मयूर उसी के भवा के साथ उसका अनैतिक संबंध है, नाजायज संबंध है। जब ये बात दयापाल को पता चलती है तो वो भी गुस्सा हो जाता है और अपने बेटों को बहुत ज़्यादा डांट फटकार लगाता है और कहता है कि आज के बाद उस घर में नहीं जाना है, यानी कि रामपाल के घर नहीं जाना है। इसके बाद उसका जो बेटा रहता है कुछ बोलता नहीं है और एक दो दिन अपनी चाची के घर नहीं जाता है। एक दिन उसकी चाची मौका देकर उससे पूछ बैठती है कि आखिर क्या बात है कि तुम अब मेरे घर नहीं आ रहे हैं। इस पर मयूर पूरी बात अपनी चाची को बता देता है कि मेरे पिताजी को इस बारे में पता चल गई है और आपके घर आने से बिल्कुल मना कर दिए हैं। मैं मजबूर हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसे ही 4-5 दिन का समय बीत जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन हो जाते हैं, लेकिन दोनों पर पाबंदी रहती है, आखिर करे तो क्या करे। इसके बाद सविता से जब रहा नहीं जाता है तो मयूर को एक दिन बुलाती है और बुलाने के बाद उससे कहती है कि हम दोनों के बीच जो दोनों के प्यार के बीच का जो रोड़ा है उसी को हटा देना चाहिए, उसी को खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद मयूर कहता है कि आप कहना क्या चाहती है, मैं कुछ समझा नहीं हूँ। सविता बताती है कि तुम अपने पिताजी की हत्या कर दो, जब वो नहीं रहेंगे तो हम लोग आराम से मिल सकेंगे, कोई रोका टोकी नहीं होगा। इसके बाद मयूर को पहले तो ये बात सुनता है तो हक्का बक्का रह जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। इसके बाद पहले तो तैयार नहीं होता है, लेकिन जब सविता अपने प्यार का भरोसा देती है, कोई प्रलोभन देती है, उसे ऐसी ऐसी बातें कहती है कि उसके बस में हो जाता है, उसकी बातों को मान लेता है और ठान लेता है कि वो अपने पिता को इस दुनिया से हटा देगा, अपने रास्ते से हटा देगा, जो कि उन दोनों के प्यार का बीच का रोड़ा बन रहा है। फिर वो समय देखने लगता है कि कब पिताजी उसके घर में अकेले हो जो कि उसको मार पाए। एक दिन उसको मौका मिल ही जाता है। जो उसकी माँ रहती है यानी कि रीता देवी रहती है, अपने मायके चली जाती है। जब मायके चली जाती है तो उसके घर में उसके पिता के अलावा और कोई नहीं रहता है।
जब दोपहर का समय रहता है, दयापाल गहरी नींद में सोए रहते हैं। मयूर चुपके से जाता है, एक बड़ा पत्थर लेकर अपने पिताजी के सिर पर वार कर देता है। इसके बाद उसके पिताजी वहीं पर तड़पने लगते हैं और उनको कुछ मौका मिलता वो दूसरी बार वार करता है, तीसरी बार भी वार कर देता है, जिसके बाद उसके पिताजी की मौके पर मौत हो जाती है। इसके बाद मयूर ये सब कांड करके अपने ननिहाल चला जाता है, यानी कि अपने माँ के पास चला जाता है। धीरे धीरे शाम का वक्त हो जाता है। शाम जब हो जाती है, दयापाल से मिलने के लिए अचानक कोई उनके घर आता है। जब घर आते हैं तो देखते हैं कि दयापाल की मौत हो चुकी है और वो खून से लथपथ पड़े हैं। अगल बगल जो खून के धब्बे हैं साफ दिख रहे हैं। वो आदमी चिल्लाने लगता है। चिल्लाने से पूरी जो अगल बगल के लोग हैं वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और दयापाल की लाश को देखकर वो भी चौकन्ना हो जाते हैं। अचानक इनको मारा किसने है, तभी उसी में से कोई एक लोग पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो आकर देखती है कि दयापाल की हत्या हो चुकी है। इसके बारे में उसके घर वाले के बारे में जानकारी लेती है तो पता चलता है कि दोनों, यानी कि जो दयापाल की पत्नी थी अपनी मायके चली गई है और इनके बेटे भी उसके साथ गए हैं। इसके बाद दोनों को बुलाया जाता है और दोनों को बुलाने के बाद उनको खबर दी जाती है। दयापाल की जो पत्नी थी उनका रो रो को बुरा हाल था। पुलिस इसके बारे में छानबीन करने लगती है कि आखिर दयापाल की हत्या किसने की, लेकिन कहीं से भी कुछ सुराग नहीं मिलता है। लेकिन जो सविता थी वो तो सब कुछ जानती थी और इधर जो मयूर था वो जानता था, क्योंकि हत्या करने वाला तो वही था। ऐसे ही 5-6 दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन दयापाल की हत्या का कोई सुराग नहीं मिलता है, कोई कातिल भी पकड़ा नहीं जाता है। धीरे धीरे 1 महीना का समय बीतता है। इधर जो मयूर था अब अपनी चाची सविता से मिलना कम कर दिया था, वो उससे मिलने नहीं जाता था। जो सविता थी उनको ऐसी सेक्स की ऐसी लग चुकी थी, दूसरे आदमी से संपर्क से ऐसी लत लग चुकी थी कि वो रहा नहीं जाता है। फिर अपने पड़ोसी के ही एक आदमी से, जिसका नाम हलधर रहता है, उसी के साथ वो संबंध बनाने लगती है। उसी से वो प्यार कर बैठती है और अनैतिक संबंध बनाने लगती है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। देखती ही देखती जब ये बात मयूर को पता चलती है तो बहुत आग बबूला हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है कि मैंने अपनी चाची के खातिर अपने पिताजी की हत्या कर दी, अपने माँ को विधवा कर दिया, मैं खुद अनाथ हो गया और वहीं आज मुझे धोखा दे रही है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि तुरंत थाने पहुँच जाता है और थाने में जाने के बाद पूरी बात बता देता है कि कैसे मैंने अपने पिताजी की हत्या की है और साथ में सविता के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराता है और बताता है कि ये सब करने में उनका भी पूरा का पूरा हाथ है। पूरी कहानी पुलिस को सच सच बता देता है। जब पुलिस ये कहानी सुनती है तो सविता को भी गिरफ्तार कर लेती है और इधर मयूर को, दोनों को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है और इन दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए वो कानून ही तय करेगा। तो दोस्तों, आजकल के लोग किसी पर बहुत जल्दी ही विश्वास कर लेते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो लोग अपने नहीं होते हैं, अपने किसी का सगा नहीं होते हैं, दूसरे का क्या साथ देंगे, वो उसको भी तो एक न एक दिन धोखा जरूर देंगे। और सविता थोड़ी सी चाहत के लिए, थोड़ी सी शारीरिक सुख के लिए अपने घर को पूरी तरह से उजाड़ देती है। उसकी बच्चों की भी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। सविता जेल में चल जाती है, उसके जो पति था उनकी भी ज़िंदगी तबाह हो जाती है और एक की मौत हो जाती है जो बेवजह मारा जाता है। तो इस कहानी से, इस घटना से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए और सतर्क रहिए। और मैं अब उन व्यूवर्स का नाम लेना चाहूँगी जो कि रोज़ाना मेरी वीडियो को देखते ही नहीं बल्कि बहुत सारा प्यार और दुलार देते हैं। उनका नाम इस प्रकार है: AK अवस्थी पुणे सिटी महाराष्ट्र से, नेपाल महतो बोकारो झारखंड से, JP यादव गुजरात से, वीरेंद्र प्रताप सिंह प्रयागराज से, गौतम कलिम्पाग वेस्ट बंगाल से, आकाश एडवोकेट झांसी से, मनोज कुमार मोहम्मद जहीद, राजकुमार निषाद जौनपुर से, अली अहमद सूरबीर सिंह संतोष मध्य प्रदेश से, जय यादव दिनेश यादव रोहतास बिहार से। इन सभी तमाम व्यूअर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग मेरे ऊपर ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और जो कोई भी भाई बंधु अपने नाम मेरी वीडियो में लाना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने जगह का नाम ज़रूर शेयर करें, ताकि उन लोगों का भी नाम मैं अपनी वीडियो में ले सकूं। तो दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।